हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड मोशन स्टडी, समय और गति अध्ययन। इससे पहले के वीडियो में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक थे वो टेलर थे। तो यहाँ भी हम ये मान सकते हैं कि जो टाइम एंड मोशन स्टडी है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। तो इस जो टाइम एंड मोशन स्टडी का सबसे पहले आइडिया जो लेकर आए थे वो टेलर लेकर आए थे। उसके बाद इसको डेवलप करने का काम मिस्टर और मिसेस गिलब्रेथ ने किया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी हमने इन दोनों के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। टेलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पिग आयरन एक्सपेरिमेंट था और मिस्टर एंड मिसेस गिलब्रेथ ने जो किया था वो ब्रिक लेइंग एक्सपेरिमेंट था। वही साइंटिफिक मैनेजमेंट के एक्सपेरिमेंट थे और वही टाइम एंड मोशन स्टडी भी उसी से निकल कर आया था। अब हम ये समझते हैं कि ये टाइम एंड मोशन स्टडी है क्या। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत होती है और मोशन या मूवमेंट्स करने की ज़रूरत होती है। तो टाइम का मतलब है कि किसी भी काम को करने में कितना टाइम चाहिए हमें, और मोशन या मूवमेंट का मतलब है किसी भी काम को करने के लिए हमें कितने मूवमेंट्स करने हैं। तो टाइम का मतलब है कि कितना टाइम लिया हमने, मोशन या मूवमेंट्स का मतलब है कितने मोशन या मूवमेंट्स किए हमने। तो मोशन या मूवमेंट्स दो तरीके के होते हैं, नेसेसरी और अननेसेसरी। नेसेसरी का मतलब उस काम को करने के लिए वो ज़रूरी है, उन मोशंस को करना ज़रूरी है। और अननेसेसरी का मतलब कि अगर उनको छोड़ दिया जाए या उनको अवॉइड कर दिया जाए तो भी हमारा काम हो सकता है। तो अननेसेसरी मूवमेंट्स वो होते हैं जो किसी काम को करने के लिए ज़रूरी नहीं होते लेकिन हम करते हैं उन मूवमेंट्स को। तो टाइम एंड मोशन स्टडी में ये कहा गया कि अगर हम उन अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटा दें तो हम समय भी बचा सकते हैं और हमारी एनर्जी को भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पर अननेसेसरी मूवमेंट्स को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है और नेसेसरी मूवमेंट्स को प्रमोट किया जाता है। अब हमने अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटा दिया और जो नेसेसरी मूवमेंट्स है उनको करने में कितना टाइम लगा वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होगा। तो टेलर ने जब ये देखा कि बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री में काम करने वाले थे, जब वो बेथलेहम स्टील कंपनी में काम करते थे तो वो एक बात से बहुत अधिक असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि बहुत सारे ऐसे जो वर्कर्स हैं वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हर एक कोई अपने तरीके से काम कर रहा है। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि उस काम को करने के लिए वो कितना थक रहे हैं और कितना उनको टाइम लग रहा है। तब इस बात से परेशान होके टेलर ने ये टाइम एंड मोशन स्टडी दिया था कि क्यों नहीं, अगर हम किसी काम को करने के लिए हम टाइम को बचा सकते हैं और हम एनर्जी को बचा सकते हैं तो क्यों ना बचाया जाए। तो टाइम एंड मोशन स्टडी का जो पर्पज़ है वो है कि मिनिमम टाइम लगे, लीस्ट एफर्ट, कि हमारा प्रयास भी बहुत कम लगे, टाइम भी हमें बहुत कम लगे और एनर्जी भी हमारी बहुत अधिक खर्च नहीं हो। तो हम किसी काम को, एनर्जी को सेव करके भी कर सकते हैं, यानी हम थकेंगे भी नहीं और हमारा समय भी बच जाएगा। मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि आप स्टडी करने बैठे हैं, ठीक है। आपने ये देखा कि आपकी बुक्स तो पड़ी हैं किसी और रूम में, आपके नोट्स पड़े हैं किसी और रूम में, आपने पेन कहीं किसी और जगह पे रख रखे हैं। तो आप जब नोट्स बनाने बैठते हैं तो आप पहले बुक्स ढूंढने के लिए जाओगे, फिर आपको अगर पेपर चाहिए तो वो पेपर ढूंढने के लिए आप कहीं जाओगे, वो भी आपने प्रॉपर स्पेस पे नहीं रखा हुआ, फिर आप पेन लेने के लिए किसी और जगह पे जाओगे। तो ये वो अननेसेसरी मूवमेंट्स हुए। इसकी जगह पर अगर आपने अपने स्टडी टेबल को बहुत अच्छे से अरेंज करके रख रखा है, कहाँ पर बुक्स होनी चाहिए उनको उसी तरीके वहीं पर रखा हुआ है, कहाँ पर नोट्स होने चाहिए और कहाँ पर पेपर या पेन रखे हुए होने चाहिए, तो वो अगर आपने स्टडी टेबल पर अरेंज करके रख रखा है तो आप एक ही जगह पर बैठकर आप एक हाथ से, मान लीजिए आपने पेपर उठा लिया, एक हाथ से आपने बुक उठा ली और फिर आपने पेन उठा लिया, तो ये आपकी एनर्जी भी सेव हुई, आपने अननेसेसरी मूवमेंट्स को नहीं किया, नेसेसरी मूवमेंट्स को किया और उनको करने में आपको समय भी कम लगा। या हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम घर में चाय बनाते हैं। अगर मान लीजिए किचन को हमने इस तरीके से अरेंज करके रखा है कि हम एक ही जगह पर खड़े होकर वहीं से हम बर्तन को उठा सकते हैं, वहीं से हम पानी को ले सकते हैं, वहीं से हम शुगर या टी जो चाय में डालनी है वो डाल सकते हैं, बर्नर को वहीं से ऑन कर सकते हैं और फ्रिज भी वहीं रखा हो उसमें से हम दूध निकाल के चाय में डाल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे अननेसेसरी मूवमेंट्स को हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया। इसकी जगह पे मान लीजिए आपने फ्रिज कहीं पर रखा हुआ है, पानी का बर्तन कहीं पर रखा हुआ है और मान लीजिए आपने शुगर और टी के कंटेनर कहीं और रखे हुए हैं, तो इसमें बहुत सारी हमारी एनर्जी और बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो आप किसी भी काम पर इस टाइम एंड मोशन स्टडी को ले सकते हैं कि हम बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम बहुत सारे अननेसेसरी मूवमेंट्स को करते हैं। अगर हम अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटा दें तो हमें पता लगेगा कि कितना तो हमारी एनर्जी सेव हो गई और कितना हमारा टाइम सेव हो गया।
इसका एक छोटा सा एग्जांपल मोबाइल के बारे में भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप बार बार ईमेल चेक करते हैं, दिन में कितनी बार आपने ईमेल चेक किया, कितनी बार आपने कितने ईमेल्स का या कितने व्हाट्सएप का आपने रिप्लाई किया। तो ये आप बार बार, मान लीजिए थोड़ा सा काम कर लिया, उसके बाद आपने ईमेल चेक कर लिया, उसके बाद आपने व्हाट्सएप चेक कर लिया, तो आप पूरे दिन का अपना एनालाइज करिए कि आपने कितने दिन में कितनी बार और कितना टाइम उसमें निकाला। उसकी जगह पे आप ये कर सकते थे कि मान लीजिए आपको काम करने के बाद आपको ये लगता है कि मैं अपने वर्किंग आवर्स जब ख़त्म होने वाले होंगे तब मैं लास्ट में एक बार अपने ईमेल चेक करूँगा और एक बार ही मैं उनके जवाब दूंगा, या एक ही बार या 2 बार या 3 बार मैं अपने व्हाट्सअप चेक करूँगा और उसके बाद मैं उनका रिप्लाई करूँगा। तो इसमें हम बहुत सारे टाइम को भी बचा सकते हैं और मूवमेंट्स को भी और मोशंस को भी बचा सकते हैं और हमारी एनर्जी को भी बचा सकते हैं। और जो बचा हुआ टाइम है उस टाइम को हम कहीं और उसको कर सकते हैं, कोई क्रिएटिव काम में लगा सकते हैं। तो ये है टाइम एंड मोशन स्टडी। अब अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो बहुत सारी इसकी डेफिनेशंस दी गई हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही डेफिनेशन ली है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो चैपलिन की है। चैपलिन की जो डेफिनेशन है वो है, टाइम एंड मोशन स्टडी रेफर्स टू एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टाइम इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट सर्टेन यूनिट्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन विद एन एनालिसिस ऑफ द मोशंस इन्वॉल्व। चैपलिन का जो डेफिनेशन है, चैपलिन ने अपने डेफिनेशन में कहा है कि टाइम एंड मोशन स्टडी से मतलब एक ऐसी स्टडी से है जो किसी भी काम को करने में मोशंस या मूवमेंट्स का एनालिसिस करके ये बताती है कि इनको करने में कितना समय लगा, या उन काम को करने में या उनको क्रियान्वित करने में समय की खोज की जाती है। मतलब किसी भी काम को करने में कितना समय लगता है, इस बात की स्टडी टाइम एंड मोशन स्टडी में की जाती है। तो दूसरी अगर हम डेफिनेशन देखें तो रेबर की है। रेबर ने कहा है कि टाइम एंड मोशन एनालिसिस इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी रेफर्स टू ए स्टडी ऑफ द टाइम इट टेक्स फॉर पर्टिकुलर एक्शन और ऑपरेशंस टू बी कैरिड आउट। रेबर का कहना है कि टाइम एंड मोशन स्टडी से मतलब इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में उस स्टडी से है जिसमें किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से करने के लिए या समुचित रूप से करने के लिए कितना अपेक्षित समय लगता है, इस बात को निर्धारित टाइम एंड मोशन स्टडी में किया जाता है। कहने का मतलब, हमने अगर इसका मीनिंग देखा या डेफिनेशन देखा तो हमें एक ही बात समझ में आई है कि टाइम एंड मोशन स्टडी क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें कितना तो मूवमेंट्स करने हैं और कितना हमें उसके लिए समय चाहिए होता है। यही टाइम एंड मोशन स्टडी में निर्धारित किया जाता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें कितने मूवमेंट्स ज़रूरी हैं और उन मूवमेंट्स को हम कितने टाइम में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम टाइम एंड मोशन स्टडी के कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। द टाइम एंड मोशन स्टडी लेज डाउन ए स्टैंडर्ड मेथड्स एंड स्टैंडर्ड टाइम इन विच द वर्क इज टू बी डन। टाइम एंड मोशन स्टडी है वो इस बात पर बल डालती है कि किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है और एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जिसमें किसी काम को किया जा सकता है। स्टैंडर्ड मेथड का मतलब या स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है, स्टैंडर्ड मेथड का मतलब है कि वो बिल्कुल सही तरीका किसी भी काम को करने का एक, मैंने आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ाया था तो टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स बताए थे। उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल बताया था कि किसी भी काम को करने के लिए एक बेस्ट तरीका होना चाहिए, उसे यहाँ पर स्टैंडर्ड मेथड कहा गया है। और स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि उस बेस्ट मेथड को करने के लिए जितना टाइम हमें लगना चाहिए उतना ही टाइम लग रहा है तो वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। तो किसी भी काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए ताकि हम अपने टाइम को भी बचा सकें और हम अपनी एनर्जी को भी बचा सकें। सेकंड जो है, इन द टाइम एंड मोशन स्टडी ए जॉब इज स्प्लिट अप एंड ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द जॉब्स आर असाइंड टू डिफरेंट पीपल। द टाइम एंड मोशन स्टडी दस एडवोकेट्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड डज नॉट इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कहने का मतलब, टेलर का कहना था कि हमें किसी भी काम को पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, फिर हर एक पार्ट्स में जो व्यक्ति जितना एफिशिएंसी या लोगों की या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी के हिसाब से उनको अलग अलग लोगों को असाइन कर दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जिस काम को करने के लिए परफेक्ट है वो काम उसी व्यक्ति को दिया जाए। ये हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ा था कि सेकंड जो प्रिंसिपल था टेलर का कि हर एक काम
हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो जो व्यक्ति जिस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है वो काम उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर ये किस बात की ओर इशारा करते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर। इनका कहने का मतलब है कि लेबर जो है उसका डिवीज़न होना चाहिए, और यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर नहीं किया गया। ये नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम को कर सकता है, हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग है, और वो जिस काम को कर सकता है उसको उसकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी के हिसाब से उस काम में लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द टाइम स्टडीज द एम्फेसिस इज ऑन द डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्स टू ए कंप्लीटेड टास्क। इन मोशन स्टडीज द मेथड्स, मोशंस और मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर आर एनालाइज्ड। ये हमने पीछे पढ़ लिया कि टाइम स्टडी में हम एक स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए हमें कितना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए। और मोशन स्टडी में हम क्या करते हैं, किसी भी मेथड्स को, मोशंस को और मूवमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए कितने मूवमेंट्स करने हैं, कितने मोशंस करने हैं। आगे है, टाइम एंड मोशन स्टडी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विदाउट इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ ह्यूमन एनर्जी। ये हमने पढ़ लिया कि टाइम एंड मोशन स्टडी में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, लेकिन बिना किसी ह्यूमन एनर्जी का खर्चा किए हुए, कि उस ह्यूमन एनर्जी को बचाते हुए, उसको सेव करते हुए हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है या बढ़ानी होती है। टाइम एंड मोशन स्टडी में ये पॉसिबल हो सका है। इसके अलावा अगर मान लीजिए इंडस्ट्री में ये होता था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो क्या किया जाता था कि वर्कर्स को ज़्यादा लगा दो, तो जिससे क्या होता था कि एनर्जी हमारी अधिक लग रही है, टाइम बढ़ा दो, बहुत सारे लोगों को एक साथ लगा दो और उनका टाइम बढ़ा दो। तो एक तरीके से ये टाइम और एनर्जी दोनों को सेव करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, द अप्रोच ऑफ द टाइम एंड मोशन स्टडी इज टू फिट जॉब्स टू मैन rather than man to jobs. It pleads for the change in the design and operations of machine to suit human abilities and purpose. So it supports the aim of human engineering. जो टाइम एंड मोशन स्टडी का जो अप्रोच रहता है वो ये रहता है कि व्यक्ति को जॉब के अनुकूल ना बनाया जाए, बल्कि जॉब को व्यक्ति के अनुकूल बनाया जाए। यानी अगर व्यक्ति को किसी भी काम के अनुरूप ना ढाला जाए, बल्कि काम को ही व्यक्ति के अनुरूप ढाला जाना चाहिए। और ये इस बात को भी, जो मशीन्स हैं उनको भी क्या है कि व्यक्ति की एबिलिटीज़ और उनके उद्देश्य के अनुसार हमें मशीन्स को डिज़ाइन किया जाना चाहिए। इससे पहले इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की जब स्टार्टिंग पढ़ी थी, तो उसमें हमने बात करी थी कि पहले मशीनों को बहुत अधिक मशीनों को महत्व दिया जाता था, बल्कि व्यक्तियों को महत्व नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन इंजीनियरिंग आया, तो ह्यूमन इंजीनियरिंग में इस बात पर बल दिया जाने लगा कि मशीन्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि व्यक्ति उस पर कंफर्ट फील करे और वो अपने आराम से काम कर सके, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से, या वो जो काम करने के लिए जिस तरीके से कंफर्ट रहता है उस तरीके से मशीनों को डिज़ाइन किया जाना चाहिए। तो व्यक्ति के अनुसार मशीनों को ढाला जाता है। तो यही जो है वो बेस किसका है, ह्यूमन इंजीनियरिंग का। ह्यूमन इंजीनियरिंग में भी साइकोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स मिलकर इस बात को निर्धारित करते हैं कि ऐसी मशीनों का निर्माण किया जाए जिस पर व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अनुसार काम कर सके। नेक्स्ट जो हमने इससे पिछला पॉइंट जो पढ़ा था हमने कि टाइम एंड मोशन स्टडी में एनर्जी को सेव किया जाता है। तो टेलर ने एक जगह लिखा भी है अपनी बुक में, वी सी आर फॉरेस्ट वैनिसिंग, आर सोल बीइंग कैरिड बाय फ्लड्स इनटू द सी, आर वाटर पावर गोइंग टू वेस्ट, बट आर लार्ज वेस्टेज ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स आर लेस विजिबल, लेस टेंजिबल एंड आर नॉट वीकली अप्रिशिएटेड। टेलर ने अपनी बुक में कहा है कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं, हमारे जो जंगल हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, हमारी जो मिट्टी है वो फ्लड्स के द्वारा, बाढ़ के द्वारा समुद्र में जा रही है, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। और जो हमारा ये सब तो दिख रहा है सबको, लेकिन जो हमारी एनर्जी, ह्यूमन एनर्जी जो वेस्ट हो रही है वो लेस विजिबल और लेस टेंजिबल है, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि ये जो सारी चीज़ें आज हर कोई कंसर्न है इसके बारे में कि हमारी एनर्जी वेस्ट, जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, हमारी फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन जो हमारी ह्यूमन एनर्जी इतनी बर्बाद हो रही है उस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। तो ये टेलर ने बहुत अच्छी बात कही थी। आगे के वीडियो में हम इसके बारे में टाइम एंड मोशन स्टडी क्या है और इसमें किस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए और क्या इसके पर्पसेस हैं, क्या इस टेलर की क्या आलोचना की गई है, इन सब सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे।
थैंक यू।